हेलो गाइस। तो आज हम शॉक का लेक्चर नंबर 6 स्टडी करेंगे। पिछली क्लासेस में कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवैलेमिक शॉक और काफ़ी जो है हम चीज़ें समझ चुके हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शॉक पैथोफिजियोलॉजी सारी चीज़ें समझ चुके हैं। और इस क्लास में हम जो है लेक्चर नंबर 6 शॉक का स्टडी करेंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक की सब क्लास न्यूरोजेनिक शॉक को स्टडी करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, पैथोफिजियोलॉजी या साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, या फिर इसका शॉक का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक की जैसे हम पिछली क्लासेस में ही समझ चुके हैं कि 3 क्लासेस होती हैं, सब क्लासेस होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक की। एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक की सब क्लासेस होती हैं। पिछली क्लास में हम एनाफाइलेक्टिक शॉक को स्टडी कर चुके हैं। इस क्लास में हम न्यूरोजेनिक शॉक को स्टडी करेंगे और फर्दर हम जो है सेप्टिक शॉक को जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि न्यूरोजेनिक शॉक है क्या। तो न्यूरोजेनिक शॉक इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसरप्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें कोई इम्पेयरमेंट आ गई है, कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से कोई डिसरप्शन हुई है, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को जो है न्यूरोजेनिक शॉक होगा, विच लीड्स टू सडन लॉस ऑफ सिंपैथेटिक नर्व टोन। इसकी वजह से जो सिंपैथेटिक नर्व टोन है वो जो है लॉस हो जाएगी, सडनली लॉस हो जाएगी। और दीस डिसरप्शन कॉज वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेशन। इसकी वजह से पेशेंट के जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वो डायलेट हो जाएंगी। अगर आर्टरीज़ और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो उनका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो हो जाएगा और पेशेंट को जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होगी और पेशेंट को जो है अल्टीमेटली टिश्यू लेवल पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है न्यूरोजेनिक शॉक होगा, यानी पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक होगा। यानी वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड पुलिंग लीडिंग टू हाइपोटेंशन। यानी जब ब्लड का फ्लो ही कम हो जाएगा तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, पेशेंट में ब्रैडीकार्डिया देखने मिलेगा। तो ड्रॉप ब्लड प्रेशर एंड ब्रैडीकार्डिया, यानी पेशेंट की हार्ट रेट जो है स्लो हो जाएगी। अगर पेशेंट को का अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, तो पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा, यानी टिश्यू लेवल पर टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, जिसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक चेंज होंगे। पेशेंट की जो बॉडी है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चली जाएगी। अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है तो उस कंडीशन में जो है बहुत सारे जो है बॉडी में कुछ एंडोजेनिस केमिकल रिलीज होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉक प्रिसिपिटेट होगा। तो नर्व सिस्टम समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दो पार्ट्स में जो है नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है, सीएनएस और पीएनएस। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। यानी हमारा अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझें हम, तो ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड जो नर्व निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व। यानी ये जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो ऑल नर्व्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड्स होती हैं, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ब्रेन में और जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व होती हैं उन्हें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ये जो है जो मसल्स हैं हमारी कैसे वर्क करती हैं, यानी ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं या फिर हमारी इच्छा अनुसार जो वर्क करती हैं, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारी इच्छा से मूव कर सकती हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं, वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। तो ये जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। और अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनवॉलेंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा से मूव नहीं करती हैं, यानी सम ग्लैंड्स, हार्ट और जो हमारा जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो हमारी इच्छा से मूव नहीं करता। जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी इच्छा से मूव नहीं करती हैं, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं, यानी इनवॉलेंटरी मसल में आती हैं। तो इनवॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ ग्लैंड एंड स्मूथ मसल्स, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब यहीं पे हम जो है शॉक की पैथोफिजियोलॉजी को इसके आधार पर ही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के आधार पर जो है स्टडी करेंगे। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसका जो रिस्पांस रहता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस रहता है, यानी मारो और भागो। यानी ये जब जब एक्टिव होता है, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाए या फिर हमारे पीछे कोई हमारी कोई लाइफ थ्रेटनिंग या फिर कोई जानलेवा कंडीशन आ जाती है, कोई हमें मारता है या फिर हमारे पीछे मान लीजिए कुत्ता पड़ गया या फिर हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे एक्टिवेट होता है। इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो है स्लो डाउन हो जाती है पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट, यानी जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है, ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स रहता है इसका, यानी ये जब एक्टिव होता है जब हम सो रहे होते हैं या हम रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। तो डिक्रीज हार्ट रेट, वेजो डायलेशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, एसिलरेट पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, इसमें जो है ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये हमने देखा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के जो है अगेंस्ट वर्क करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, यानी एक दूसरे के जो है अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो इसी आधार पे हमने जो है शॉक की पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे, इसी आधार पे जो है शॉक की पैथोफिजियोलॉजी को स्टडी किया जा सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज वेस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है स्टिमुलेट करता है वेस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको स्टिमुलेट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज वेस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, ये जो है उनको रिलैक्स करता है। ये जब एक्टिव रहता है जब हम रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। तो इसी आधार पर अगर हम समझें तो अगर किसी भी कंडीशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इनएक्टिव हो गया या स्लो डाउन हो गया और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया या फिर जो है सिंपैथेटिक कम हो गया और पैरासिम्पैथेटिक बढ़ गया, या फिर ये पैरासिम्पैथेटिक ही हाइपर एक्टिव हो गया या सिंपैथेटिक बिल्कुल स्लो डाउन हो गया या बिल्कुल जो है इनएक्टिव हो गया, उस कंडीशन में जो है पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन अराइज होगी। तो आइए समझते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ओवर राइड बिकॉज ऑफ इंजरी टू सीएनएस, यानी अगर कोई हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है, T6 से अबव इंजरी हुई है, तो हम जो है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ओवरराइड कर जाएगा बिकॉज ऑफ इंजरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से मैसिव बेजोडाइलेशन हो जाएगी। जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो डायलेट हो जाएंगी और आर्ट्रियल डायलेशन, डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया पेशेंट में देखने मिलेगा। यानी जब आर्टरीज की जो और ब्लड वेसल्स की जो है डायलेशन हो जाएगी तो पेशेंट का जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा और जो जो हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है वो भी जो है कम हो जाएगा। जब हार्ट की तरफ ब्लड ही नहीं आएगा
ब्लड ही नहीं आएगा यानी प्रीलोड कम हो जाएगा, तो फिर पेशेंट को जो है धीरे धीरे जो है ब्लड प्रेशर की वजह से कम होते होते फिर पेशेंट को धीरे धीरे शॉक की कंडीशन अराइज होने लगेगी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं या हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर वेनस डायलेशन होगी, डिक्रीज हो जाएगा वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि जो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है वही प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा। अगर हार्ट की तरफ ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो फिर हार्ट जो है आगे कैसे पंप करेगा एरोटा की तरफ और लंग्स की तरफ, तो फिर इस तरह से जो है वीनस रिटर्न कम हो जाएगा और इसकी वजह से प्रीलोड एंड कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, यानी हार्ट प्रॉपर बॉडी की तरफ पंप जो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। और फर्दर जो है टिश्यू का जो परफ्यूज़न है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है टिश्यू के बीच में और उसके बीच में न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक होगा। तो जो नर्वस सिस्टम में इम्पेयरमेंट की वजह से शॉक हो रहा है उसे कहेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। इसके कॉजेज़ की बात करें तो कोई इसके कॉजेज़ को समझे तो इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, ट्रांसफर माइलाइटिस है, या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया पेशेंट को, उस कंडीशन में कोई रिएक्शन हुआ, या फिर जो है उसकी वजह से कोई इम्पेयरमेंट हुई या कोई साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, तो उस वजह से जो है पेशेंट को हो सकता है। या फिर ऑपोइड्स की वजह से पेशेंट का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, और सेडेटिव्स एंड स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर्स की वजह से भी जो है ये हो सकता है। तो हमने समझा कि किसी भी कंडीशन में अगर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन, तो फिर पेशेंट को जो है शॉक की कंडीशन अराइज हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ड्राई एंड वार्म स्किन देखने मिलेगी, इसमें हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट कम हो जाएगी, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होगी, और पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट को। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो पेशेंट के जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे है और अल्ट्रासाउंड है, ये सब जो है इमेजिनरी टेस्ट हम जो है इसमें कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको जो कोई नर्वस सिस्टम में कोई इम्पेयरमेंट है या कोई इमेजिंग में जो है प्रॉब्लम आ रही है दिख रहा है, तो हमको उसमें जो है इन इमेजिनरी टेस्ट के जो है थ्रू देख सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो न्यूरोजेनिक शॉक का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखेंगे, ABC, यानी पेशेंट का एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग देखेंगे और सर्कुलेशन देखेंगे। पेशेंट का एयरवे प्रॉपर ओपन है नहीं है, या फिर प्रॉपर ब्रीथ ले रहा है नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग देखेंगे, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, सर्कुलेशन हम देखेंगे पेशेंट का। तो सबसे पहले पेशेंट को हमारे पास आते ही ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद में अगर पेशेंट को कोई इंजरी हुई है तो हमको पोजीशनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में कोई इंजरी हुई है तो कम से कम जो है पेशेंट को मूवमेंट करना है। तो इमोबिलाइज द स्पाइनल कॉर्ड, a trachea is sometime required is stabilize and the spine। तो पेशेंट को कम से कम मूव करना है, पेशेंट को स्टेबल रखना है, पेशेंट की जो ट्रैकिया है उसको स्टेबलाइज रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को करवट दिला दी, इधर को कर दिया या उल्टा कर दिया। पेशेंट को जो है कम से कम जो है मूवमेंट कराना है, इमोबिलाइज जो है स्पाइनल कॉर्ड को कम से कम जो है मूवमेंट कराना है। गिव IV फ्लूइड, पेशेंट को अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है इंजरी की वजह से, ब्लड लॉस हो गया है, तो हम उसको IV फ्लूइड देंगे। लेकिन IV फ्लूइड जब ही देना है जब पेशेंट को IV फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। अगर पेशेंट को खाली इंजरी हुई है, फ्लूइड लॉस नहीं हुआ है, तो हमको ओवर फ्लूइड नहीं करना है। पेशेंट को कभी भी ओवर फ्लूइड नहीं करना है, बट नॉट ओवरलोड, और ओवरलोड नहीं करना है। दूसरी चीज़ हमको पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम किस कंडीशन में चल रहे हैं, कैल्शियम आयोनाइज देखना है, सोडियम देखना है और पोटेशियम देखना है। तो उसके हिसाब से, इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से ही पेशेंट को जो है फ्लूइड देना है, ट्रीटमेंट देना है, शुगर को देखते रहना है। तो वो सारे जो है चीज़ों को देखते हुए ही उसका ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर जो है कम हुआ है या पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस कंडीशन में
बेजोप्रेसर्स लाइक डोपामिन, डोबुटामाइन, आइनोट्रॉप जो होते हैं, एड्रेनालिन, ये सब देने हैं। आइनोट्रॉपिक जो है इंजेक्शंस देने हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो है हार्ट रेट बढ़ेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा और पेशेंट का अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एट्रोपिन दे सकते हैं, हेपारिन दे सकते हैं। हेपारिन जो एंटीकोगुलेंट होते हैं वो दे सकते हैं कि ताकि कोई जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड की कोई क्लोटिंग ना हो, जिसकी वजह से जो ब्लड को जो ट्रांसपोर्टेशन है, सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो जो है प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो वीडियो को धीरे धीरे पॉज करते हुए दोबारा देखेंगे, नोट डाउन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सेप्टिक शॉक को स्टडी करेंगे। इस क्लास में थोड़ा हमको लेट हो गया था, तो अगली क्लास को जो है हम जल्दी ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।